Hello, my dear friends. A very warm welcome to my channel IAS Galiara. Today, we are going to have an introductory session on ancient history, which is going to be a holistic session in which we will discuss a complete timeline of ancient history. And before going further, I want to clarify that अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब इट एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट. सो गाइज वी आर मूविंग टू द सेशन. तो गाइज चलिए चलते हैं. तो बेसिकली मैंने यहाँ पे दिखाया है कि हिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं. एक है प्री हिस्ट्री, एक है प्रोटो हिस्ट्री एंड एक है हिस्ट्री. तो बेसिकली जो प्री हिस्ट्री होती है ना, वहाँ पर हमको कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिलते, कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मिलते. नो रिटन एविडेंस आर देयर. ओके. एंड दैट कंप्राइज स्टोन एज. एंड इफ यू टॉक अबाउट द प्रोटो हिस्ट्री, यहाँ पर हमको रिटन रिकॉर्ड्स तो मिलते हैं, रिटन रिकॉर्ड्स तो मिलते हैं, बट ये डेसिफर नहीं किए जा सके, मतलब हम इनको पढ़ नहीं सके. ठीक है. जैसे आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसमें हमको सील्स मिली हैं, है ना, बहुत सारी पिक्चर्स मिली हैं, लेकिन हम उनकी जो लैंग्वेज है ना, जो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, उसको अभी तक हम डेसिफर नहीं कर पाए हैं. ठीक. और तीसरा पार्ट आता है हिस्ट्री का, जिसमें पोस्ट आईवीसी टिल नाउ, आई मीन टू से दैट, मतलब यहाँ पर रिटन रिकॉर्ड्स थे लेकिन डेसिफर नहीं हुए थे. यहाँ पे रिटन रिकॉर्ड्स हैं और डेसिफर भी किए जा चुके हैं. ठीक है. हम उनको रीडेबल, हम उनको आसानी से पढ़ सकते हैं. दे आर इजीली रीडेबल. ओके. लाइक वैदिक एज, वैदिक एज से आगे जो भी टेक्स्ट हैं, जैसे संगम लिटरेचर की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर मनी मेकलई है और एक शिल्पादिकरम है. ठीक है. तो इजीली रीडेबल है. ठीक है. तो चलिए आगे चलते हैं. एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री की बात करूं तो प्री हिस्ट्री पीरियड जो मैंने बताया था, उसमें 3 एज आती हैं. एक है पैलियोलिथिक एज, एक है मीजोलिथिक एज और एक है नियोलिथिक एज. ठीक है. पैलियोलिथिक की अगर मैं बात करूं तो वो 5 लाख बीसी से लेकर के 10,000 बीसी तक है, जिसके 3 पार्ट हैं, जिसके भी 3 पार्ट है. एक है लोअर पैलियोलिथिक, एक है मिडिल पैलियोलिथिक और एक है अपर पैलियोलिथिक. ठीक है. मीजोलिथिक जहाँ पे हम माइक्रोलिथ्स को यूज़ करते थे, यानी कि जो छोटे छोटे पत्थरों से जो टूल्स बनाए जाते थे उनको यूज़ करते थे. ठीक. नियोलिथिक में एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था, नियोलिथिक एज में एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था, कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया था. ठीक है. तो जो नियोलिथिक है वो 6000 बीसी से लेकर के 3000 बीसी तक रहेगा. ठीक. अगर मैं बात करता हूँ प्रोटो हिस्ट्री की, जिसमें मैंने बताया था एक आईवीसी और एक कैलकोलिथिक फेज की बात की थी मैंने. ठीक है. तो आईवीसी जो है बेसिकली अगर मैं रफ आइडिया लेता हूँ तो 2600 से लेकर के 1800 बीसी तक है. ठीक. जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं. लेकिन जो चालकोलिथिक फेज़ है या कैलकोलिथिक फेज़ है वो 1800 बीसी से लेकर के 1500 बीसी के आसपास तक है. ठीक है. चैल्को और लिथिक यानी कि कॉपर प्लस स्टोन, कॉपर प्लस स्टोन के टूल्स यूज़ किए जाते थे चैल्कोलिथिक एज में. ओके गाइस. तो चलिए आगे चलते हैं. जब आईवीसी और चैल्कोलिथिक एज का एंड होने वाला था, तब वहाँ पर एडवेंट हुआ आर्यंस का. आर्यंस कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से. कहाँ से? सेंट्रल एशिया से आर्यंस का आगमन हुआ था, जो नोमैडिक थे, नोमैडिक थे और पेस्टोरल थे. ठीक है. मतलब घुमक्कड़ टाइप के थे, इधर से उधर जाते रहते थे. ठीक. तो जब आर्यंस आए तो उन्होंने वेदों की स्थापना की. ठीक. तो वहाँ से एक एज निकल के आती है वैदिक एज, जिसमें हम 2 एज पढ़ते हैं. एक है अर्ली वैदिक पीरियड और एक है लेटर वैदिक पीरियड. ठीक. अर्ली वैदिक पीरियड की अगर मैं बात करूँ तो वो 1500 से लेकर के 1000 बीसी के आसपास तक का है. और लेटर वैदिक की बात करूँ तो वो 1000 से लेकर के 6 सेंचुरी बीसी यानी कि 600 बीसी के आसपास तक का है. मतलब ये 500 साल और ये 400 ईयर्स. ठीक. अर्ली वैदिक पीरियड में हमारा केवल और केवल ऋग्वेद आता है, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में तुम्हारा सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये तीनों वेद आते हैं.
ठीक है। अर्ली वैदिक पीरियड में हम पढ़ेंगे इकोनॉमी कैसी थी वहाँ की, पॉलिटिकल हिस्ट्री कैसी थी, यानी कि जो सभा समिति विदत गण ये सब चीज़ें थी वो किस तरीके से मैनेज होती थी। ठीक, सोशल स्ट्रक्चर की बात करेंगे और कंडीशन ऑफ वुमेन की बात करेंगे। ठीक, यहाँ पे अर्ली वैदिक पीरियड में जो कुल विस जन ग्राम ये सब चीज़ें हुआ करती थी। ठीक है। और मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको, ये जो 1000 BC है ना, 1000 BC, यहाँ यहाँ में ना आयरन डिस्कवर हुआ था। ठीक, इससे पहले कॉपर के टूल्स यूज़ किए जा रहे थे कैलकुलेटिक फेज में। ठीक, कॉपर प्लस स्टोन के, यहाँ पर आयरन डिस्कवर हुआ। ठीक, तो हम अर्ली और लेटर वैदिक को पीरियड को अगर मैं हम डिवाइड करेंगे तो हम आयरन की डिस्कवरी के थ्रू कर सकते हैं, यानी कि 1000 BC में आयरन डिस्कवर हुआ था। तो फिर क्या होगा, आयरन डिस्कवर होने से कुल्हाड़ियाँ बनेंगी, टूल्स बनेंगे आयरन के जो मोर स्ट्रोंगर हैं, दे आर मोर स्ट्रोंगर टूल्स देन कॉपर टूल्स। ओके, तो फिर क्या होगा, फॉरेस्ट का मतलब काटा जाएगा फॉरेस्ट को। ठीक है, फिर क्या होगा, कल्टीवेशन होगा, मतलब एक सेटल्ड लाइफ जीने लग गए। ठीक है, हाँ लेटर वैदिक फेज में। ठीक, लिटर वैदिक फेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ना एक फोर फोल्ड डिवीज़न था, मतलब सोसाइटी का फोर फोल्ड डिवीज़न यहाँ पर इमर्ज हुआ था, जिसमें बोला गया था कि एक पुरुष सूक्त है यहाँ। अच्छा, अर्ली वैदिक पीरियड में कोई भी मतलब सोशल स्ट्रक्चर ऐसा नहीं था कि कास्ट बेस पर डिवाइड हो, लेकिन लिटर वैदिक पीरियड में फोर फोल्ड डिवीज़न आ गया था, जिसमें बोला गया था कि जो पुरुष सूक्त है 10वें मंडल में, ठीक है, तो उसके 4 भाग से 4 जातियों का जन्म हुआ है। यानी कि अगर हम बात करें सिर वाले पोर्शन की, यानी कि जैसे मैं इधर बना के वो दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे ये ये हो गया। ठीक है, तो ब्रेन से कौन डेवलप हुआ है, ब्राह्मण डेवलप हुए हैं। ठीक, और बाजुओं से कौन डेवलप हुआ है, बाजुओं से डेवलप हुए हैं क्षत्रिय, क्षत्रिय। ठीक है, और जो उदर है यानी कि जो स्टमक है, उधर से कौन डेवलप हुआ है, वैश्य। ठीक, और साथ ही साथ जो जांघी है, मतलब जो हमारी थाइज है, वहाँ से जन्म हुआ है शूद्र का। ठीक है, तो ये शूद्र लोअर कास्ट हुआ करते थे, ब्राह्मण्स ये डोमिनेट करते थे पूरे कास्ट सिस्टम में। ठीक है, तो ये 4 तरीके का फोर फोल्ड डिवीजन एक कास्ट सिस्टम इमर्ज हुआ था लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, अंडरस्टैंड गाइस। चलिए आगे चलते हैं हम 6th century BC। अगर मैं 6th century BC की बात करता हूँ, 6th century BC की बात करता हूँ, तो यहाँ पर जो रिलीजियस मूवमेंट थे, मतलब बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, आजीविका सेक्ट, ये इमर्ज हुए। इमर्ज होने का कारण क्या था, मैंने बताया कि जो लेटर वैदिक फेज था वहाँ पर कास्ट इमर्ज हो गई थी, और उन कास्ट में से ब्राह्मण्स जो हैं वो डोमिनेट कर रहे थे। ठीक, उनके रिचुअल्स, उनकी प्रैक्टिस, ये सब चीज़ें चल रही थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया था, ये लोगों से सहा नहीं जा रहा था, तो वो एक ऑल्टरनेटिव पाथ ढूंढ रहे थे साल्वेशन अचीव करने का। ठीक है, तो तब जा कर के बुद्धिज़्म और जैनिज़्म इमर्ज हुआ। मतलब जैनिज़्म तो बहुत पुराना है, लेकिन महावीर जो 24वें तीर्थंकर हैं, महावीर जो 24वें तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, ठीक है, उन्होंने इसकी एक रिलीजन के तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की थी। ठीक, वैसे तो जैनिज्म जो है ना वो 2000 साल पुराना लगभग है। ठीक है, लेकिन बुद्धिज़्म जो है वो 600 BC में ही आया था। ठीक, ये न्यूली इमर्स था, ये पहले से ही इमर्स हो चुका था। आजीविका सेक्ट के बारे में पढ़ेंगे यहाँ। ठीक, 6th century BC में दोस्तों एक चीज़ और हुई थी, जब बुद्धिज़्म जैनिज़्म राइजिंग पे था, तब 16 महाजनपदों का इमरजेंस हुआ था। ठीक है, 16 महाजनपद, जिसमें मगध, अवंती, छेदी, वैशाली, मत्स्य, ठीक है, ये काफ़ी सारे आ जाते हैं। ठीक, चलिए हिस्ट्री ऑफ मगध। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ मगध की, तो सबसे पहली जो डायनेस्टी होती है ना, मगध एक मतलब जो महाजनपद था मगध, उसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जानने के लिए। ठीक है, हर्यंका डायनेस्टी सबसे पहली डायनेस्टी आती है, हर्यंका डायनेस्टी, जो 554 BC से लेकर के 412 BC तक थी। ठीक, और हर्यंका डायनेस्टी में प्रोमिनेंट जो रूलर थे ना, वो थे बिम्बिसार, अजातशत्रु और उदयन। कौन कौन बताया मैंने, बिम्बिसार, अजातशत्रु और उदयन। ठीक है,
और शिशुनाग डायनेस्टी आती है इसके बाद। शिशुनाग डायनेस्टी में अगर बात करते हैं तो वो 412 बीसी से लेकर के 344 बीसी तक थी। शिशुनाग में जो प्रोमिनेंट रूलर है ना वो है कालाशोक, जिसने जिसने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज कराया था। कहाँ पे? वैशाली में। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ? वैशाली में। ठीक है। फिर आते हैं नंदा डायनेस्टी पर। नंदा डायनेस्टी 344 बीसी से लेकर के 321 बीसी तक थी। ठीक। नंदा डायनेस्टी में हम देखेंगे दो प्रोमिनेंट रूलर, एक है महापद्मनंद और एक है धनानंद। ठीक है। उनके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा की गई है। फिर आते हैं मौर्य डायनेस्टी पर, जिसमें हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के बारे में। ठीक। मौर्य डायनेस्टी जो 321 से लेकर के 185 बीसी तक थी। ठीक है। जिसमें हम मतलब जो 3-4 रूलर हैं इसमें टोटल कुल मिलाकर के। एक है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, और एक है बिंदुसार। ऊपर हमने क्या देखा था? बिंबिसार। यहाँ देख रहे हैं बिंदुसार। एक है अशोक। तो अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक। जो अशोक था ना उसकी पॉलिसी थी भेरी घोष। भेरी घोष यानी कि मिलिट्री कंक्वेस्ट। जब उसने कलिंगा का युद्ध लड़ा तो उसने अपनी पॉलिसी को चेंज कर दिया। भेरी घोष से लेकर के वो भेरी घोष टू धम्म घोष पे आ गया, यानी कि ये है भेरी घोष टू धम्म घोष, यानी कि वो पूजा अर्चना करने लग गया। ठीक है। उसने मिलिट्री कंक्वेस्ट करना छोड़ दिया था। ठीक है। जब ये पॉलिसी अपनाई उसने। ठीक। और मौर्य डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था उसका नाम था बृहद्रथ। क्या नाम था? बृहद्रथ नाम था, है ना। बृहद्रथ को हरा करके जो शुंग डायनेस्टी थी ना, पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को हरा करके अपनी डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट की थी। ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए पोस्ट मौर्य एज की अगर हम बात करें, वो मौर्यन एज थी, अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और बृहद्रथ वाली। तो वहाँ पर दो तरीके का इमरजेंस हमको देखने को मिलता है। एक तो आउटसाइडर से अटैक होने लग गए थे। ठीक। और साथ ही साथ इंडिजिनियसली जो मतलब इंडिया के अंदर ही जो डायनेस्टीज थी उसमें से टूट टूट करके छोटी छोटी नई नई डायनेस्टीज उभर के आ रही थी। ठीक है। आउटसाइडर्स में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आते हैं इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स, इसमें प्रोमिनेंट रूलर कौन है? मेंडर। ठीक। मेंडर जो है ना, ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन। ठीक है। इसके काल में सबसे पहली बार गोल्ड के कॉइन इशू हुए थे। और एक चीज़ और है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसी के काल में गोल्ड कॉइन इशू हुए थे। साथ ही साथ इसी के काल में सबसे ज़्यादा कॉइन का प्रचलन हुआ था, यानी कि मैक्सिमम कॉइन। ठीक है। सबसे ज़्यादा कॉइन का प्रचलन हुआ था। ठीक। नेक्स्ट रूलर है, नेक्स्ट डायनेस्टी है, वो है शाका डायनेस्टी, जो 90 बीसी के अराउंड डेवलप हुई थी। उसका प्रोमिनेंट रूलर है रुद्रदमन। रुद्रदमन इसका प्रोमिनेंट रूलर है। अगर मैं थर्ड की बात करूं तो वो है पार्थियंस, जो 25 एडी के आसपास ग्रो हुए थे। ठीक। इनका जो प्रोमिनेंट रूलर है वो है गोंडोफेरिनस। आपको नाम देख करके ही पता चल रहा होगा कि ये मतलब ये आउटसाइडर है, गोंडोफेरिनस। ठीक है। अगर मैं कुशांस की बात करूं तो वो 65 एडी में इमर्ज हुए थे। और इसका जो मेन रूलर है वो है कनिष्का। जो कुशानस थे ना, जैसे ये अगर मैं इंडिया के मैप की अगर मैं बात करूं तो कुशानस यहाँ पे थे। ठीक है। तो ये पता है क्या करते थे? पूरा जो ट्रेड रूट हुआ करता था, यानी कि जो सिल्क रूट था ना, ट्रेड रूट, उसको कंट्रोल करके चलते थे। कनिष्क जो था ये बहुत ज़्यादा ही महान राजा था, एक तरह से यूँ मान लो। ठीक है। तो होता क्या था कि ये मतलब जो भी वहाँ से गुजरता था ना, उस रोड से, सिल्क रोड से जो भी गुजरता था सिल्क रूट से, तो उससे क्या करता था, ये टैक्स लेता था। कोई भी बिना टैक्स दिए जा नहीं सकता था, मतलब फ्री का माल। ठीक है। चलिए, अगर मैं इंडिजिनियसली डेवलप्ड डायनेस्टीज़ की अगर बात करता हूँ तो सबसे पहले नंबर पे आती है शुंगा डायनेस्टी। शुंगा डायनेस्टी सबसे प्रोमिनेंट रूलर है इसका पुष्यमित्र शुंग।
पुष्यमित्र शुंग, जिसने बृहद्रथ को हराया था। मौर्य डायनेस्टी का जो बृहद्रथ था लास्ट रूलर, उसको हरा करके अपनी शुंग डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट की थी। ठीक। फिर आती है कण्व डायनेस्टी। कण्व डायनेस्टी में कौन आता है? इसमें आता है वसुदेव कण्व। कौन है इसका फाउंडर? वसुदेव कण्व कण्व। ठीक है। और यही इसका प्रोमिनेंट रूलर है जो 73 से 728 BC तक ग्रो किया था। ठीक। फिर आती है सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहन डायनेस्टी 60 BC से लेकर 225 AD, लगभग 225 और 40 कितना हो गया, 265 साल चली थी ये सातवाहन डायनेस्टी। और ये ना साउथ में थी, नॉर्थ में नहीं थी। नॉर्थ में तो ये फ्लरिश कर रहे हैं, शुंगा, कण्वाज, इंडो ग्रीक्स, पार्थियन, सेथियंस। ठीक है। सातवाहन डायनेस्टी साउथ में थी और जो है ना ये इमर्स तो हुई थी 2nd सेंचुरी BC में, लेकिन अपनी पावर को कंसोलिडेट कर पाई थी 1st सेंचुरी AD में। ठीक है। चलिए, अगर मैं गुप्ता एज की बात करता हूँ, गुप्ता एज की अगर मैं बात करूँ तो गुप्ता जो मतलब 5 गुप्ता थे। एक था चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। ठीक है। इसमें से जो प्रोमिनेंट है ना वो है एक चंद्रगुप्त फर्स्ट और एक है चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है। चंद्रगुप्त फर्स्ट और चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने महाराजा धीराज की टाइटल लिया था। महाराजा धीराज मतलब राजाओं का राजा, महाराजा धीराज। ठीक। और चंद्रगुप्त सेकंड ने टाइटल लिया था विक्रमादित्य का। किसका लिया था? विक्रमादित्य का। ठीक। और चंद्रगुप्त सेकंड की जो कोर्ट थी ना उसमें 9 रत्न थे, 9 luminaries were present there in the court of चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक। ये ना नॉर्थ में फ्लरिश कर रहे थे गुप्ता वाले। ठीक है। नॉर्थ में फ्लरिश कर रहे थे। और गुप्ता एज इज कंटेम्पोरेरी टू द संगम एज विच वॉज प्रेजेंट इन द सदर्न रीजन ऑफ मेनलैंड इंडिया। ठीक है। संगम एज की अगर बात करता हूँ तो ये कहाँ थी? ये साउथ में फ्लरिश कर रही थी और कंटेम्प्रेरी थी गुप्ता की। यानी कि अगर मैं इंडिया के मैप में बना के दिखाऊं तो ऊपर फ्लरिश कर रहे हैं गुप्ता और नीचे फ्लरिश कर रहे हैं कौन? संगम। ठीक है। संगम में अगर बात करते हैं तो एक आते हैं चेराल, एक आते हैं चोला और एक आते हैं पांड्या। ठीक है। संगम एज के टेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ, मैंने पहले बताया था एक था शिल्पाधिकरम, शिल्पाधिकरम ये बेसिकली मतलब जो एपिक्स होते हैं ना उस टाइप से है शिल्पाधिकरम। और मनी मेकलई, मनी मेकलई। ठीक है। और ये क्या है? कंटेम्पोरेरी थे गुप्तास के। ठीक। और संगम में जो फ्लरिश होती 3rd सेंचुरी BC से लेकर के 6th सेंचुरी AD, यानी कि लगभग 900 साल। ठीक है गाइस। तो चलिए आगे चलते हैं। पोस्ट गुप्ता एज में सबसे मेन इंपॉर्टेंट डायनेस्टी जो आती है वो है पुष्यभूति डायनेस्टी। ये अर्ली 7th सेंचुरी AD में थी। ठीक है। इसके बारे में इतना ही पढ़ेंगे। फिर आते हैं पोस्ट संगम एज में। पोस्ट संगम एज मतलब ये जो गुप्ता एज के बाद पोस्ट गुप्ता एज, संगम एज के बाद पोस्ट संगम एज, यानी कि गुप्ता एज नॉर्थ में, पोस्ट गुप्ता एज नॉर्थ में, और संगम एज साउथ में, पोस्ट संगम एज साउथ में। ठीक। इसमें सबसे पहला आता है पल्लवा डायनेस्टी। ये अर्ली 7th सेंचुरी AD में फ्लरिश हुए थे। और दूसरे नंबर पे आते हैं चालुक्यास। ठीक है। ये 6th सेंचुरी AD के मिडिल में फ्लरिश हुए थे। ठीक है। चालुक्यास और ये ना मतलब पोस्ट संगम एज में हमको देखने को मिलता है 9th सेंचुरी के एंड में कि जो इम्पीरियल चोलास है ना, चोलास फिर से इमर्ज हो जाते हैं। इनको हम बोलते हैं मेनलैंड चोलास। ठीक है। तो इसमें प्रोमिनेंट रूलर कौन कौन है? राज राजा। ठीक है। राज राजा, राजेंद्र चोला। ठीक है। ये 2-4 प्रोमिनेंट रूलर है। और ये पता है ट्रेड करते थे। अच्छा, अंकोर वाट का मंदिर सुना है तुमने कंबोडिया में? ठीक है। तो वो इन्हीं की देन है, हिंदू मंदिर है। ठीक है। और ये ना ट्रेड करते थे किसके साथ? मलेशिया, मतलब पहुंच थी मलेशिया, थाईलैंड, थाईलैंड में है तो लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ये इंडो चाइना पेनिनसुला वाला रीजन। ठीक है। इंडोनेशिया,
ठीक, तो इसमें बहुत ज़्यादा इनकी पहुंच थी। ठीक है, आगे चलते हैं। 750 AD के आसपास का रीजन है, मतलब टाइम है। ठीक है, इसमें पाल डायनेस्टी, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ये इमर्ज होते हैं इंडिया मेनलैंड में। ठीक है, अगर मैं मैप लगा करके बात करता हूँ तो पाल डायनेस्टी कहाँ पे इमर्ज हो रही है? ईस्ट में, तो पाल डायनेस्टी ईस्ट में इमर्ज हो रही है। गुर्जर प्रतिहार कहाँ? वेस्ट में। गुर्जर प्रतिहार कहाँ? वेस्ट में। ठीक, राष्ट्रकूटास का साउथ वेस्ट और सेंट्रल, यानी कि इस वाले रीजन में, साउथ वेस्ट और सेंट्रल रीजन की अगर मैं बात करें तो इतना। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमारी एंशियंट इंडिया ख़त्म होती है। एंशियंट इंडिया यहाँ पे ख़त्म होती है। ठीक, इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा मिडाइवल इंडिया। ठीक, मिडाइवल इंडिया वही कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, सेंट्रल एशिया में कन्फ्लिक्ट। ठीक है, उनका यहाँ आगमन, अटैक, हारना, जीतना, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक है। ठीक है, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, और बेल की मतलब जो घंटी है उसको दबाना ना भूलें रेगुलर अपडेट्स लेने के लिए। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।